अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं गुज़श्ता 6 घंटे से इस वीलॉग को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने तकरीबन 3 दफ़ा ये वीलॉग रिकॉर्ड किया और उसे डिस्कार्ड कर दिया, तो शायद आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज के दिन में जो इख्तिताम पसीर हुआ, जो बदनसीब दिन था, जो तारीख दिन था पंजाब की तारीख़ में, जिसमें हार्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब के सबसे बड़े शहर और बड़े सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक इंतहाई अहम शहर लाहौर में जिस तरह से पाकिस्तान के रियासती इदारों ने अपने मास्टर्स की ईमा के ऊपर, लाहौर के लोगों के ऊपर रियासती जबर, रियासती फैशिज़म को अनलीश किया, जिस तरह वुमेंस डे के ऊपर औरतों की सड़कों पे पिटाई की गई, औरतों की गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिस तरह से निहत्ते शहरियों की गाड़ियां पंजाब पुलिस ने एक क्रिमिनल माफिया बन के, यानी तमीज़ ही मिट गई पंजाब पुलिस में और क्रिमिनल्स में तमीज़ मिट गई, जिस तरह से वह वायलेंस की गई, सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया, दर्जनों को शदीद ज़ख्मी किया गया और कम से कम एक शहरी ऐसा है, बिलाल अली, जिसकी अनफॉर्चुनेट डेथ जो है वो कन्फर्म हुई है। और ये सारे वाक़यात ऐसे थे जो देखने में तो बहुत पेनफुल थे। इनके इमेजेस ट्विटर इससे भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, व्हाट्सअप इससे भरा पड़ा है। मुझे इनको दिखाने की और इनकी तफसीलात को यहाँ देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जहाँ ये इमेजेस देखने में ग्राफिकली बहुत डिस्टर्ब हैं, वहाँ ये इमेजेस पाकिस्तान की रियासत की हैयत, उसकी नेचर, उसकी थिंकिंग, उसके अंदर की जो टेंडेंसीज़ हैं और उसका मुस्तकबिल क्या है, उसके हवाले से इंतहाई मुश्किल और इंतहाई पेनफुल सवालात उठाते हैं। जब मैंने 3 दफ़ा पहले वीलॉग किया तो मुझे लगा कि मैं ऐसी चीज़ें कह रहा हूँ जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। खौफ की वजह से नहीं, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें कहता हूँ जो लोगों की समझ से, बहुत से लोगों की समझ से ही बाहर होती हैं। अगर आप लोगों ने मुझे मार्च से सुनना शुरू किया हो तो मैंने मार्च में कहा था कि जो अभी हुकूमत गिरी नहीं थी तो मैंने कहना शुरू किया था कि जो तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है नाम लिए बगैर, इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो की नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में बड़ी सख्त दरारें और फॉल्ट लाइन्स इमर्ज कर जाएंगी और ये एक बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट होगी। आज आप देख रहे हैं कि वो फॉल्ट लाइन्स कितनी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं और जो पेनफुल क्वेश्चंस हैं, मैं हिंट कर देता हूँ आपको। क्या जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ, जो बर्बरियत, जो फैशिज़म, जो ब्रूटैलिटी, जो बदमाशी, जो गुंडागर्दी, जो बेरहमी का डिस्प्ले किया गया, क्या ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी कर रहा था? क्या ये कोई एसपी पुलिस या डीपीओ कर रहा था? क्या ये महज उसके पीछे केयर टेकर पीछे, ठीक है माना कि केयर टेकर हुकूमत के ऊपर PMLN का कंट्रोल है, लेकिन क्या ये राना सनाउल्लाह कर रहे थे या ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी? और अगर ये इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पीछे कौन खड़ा है? ये वो सवाल है जिसके ऊपर आप सबको सोचना चाहिए। लेकिन मैं इन तफसीलात से, इन छोटी छोटी माइन्यूशा डिटेल से निकल के बड़ी पिक्चर की तरफ आता हूँ। बिकॉज अंग्रेज़ी का एक पुराना मुझे याद आता है प्रोवर्ब या मुहावरा था कि अगर आप जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, इफ़ यू गो वेरी क्लोज टू अ फॉरेस्ट, इफ़ यू गो इनसाइड द ट्रीज़, इफ़ यू लुक एट द ट्रीज़, यू मिस द बिगर पिक्चर। तो आपको फॉरेस्ट को, बड़ी तस्वीर को देखने की ज़रूरत है कि आज की जो वायलेंस, सेंसलेस वायलेंस की गई है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इतनी ज़्यादा वायलेंस जो है वो अनलीश की जाएगी। रैली का तो मैंने पिछले वीलॉग में जिक्र किया था, लेकिन जितनी वायलेंस अनलीश की गई है, सेंसलेस वायलेंस अनलीश की गई है, इसके मकासद क्या हैं और इससे हमें इस वक्त का जो रजीम है उसकी इंटेंशंस और उसकी नीयतों का हमें किस तरह से पता चलता है। बड़ी चीज़ें जो है आज इन्होंने इस वायलेंस के ज़रिए क्लियर कर दी हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं। 3-4 मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। पहला की क्वेश्चन है कि इमरान खान का ये रैली ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था? PMLN और इस्टेब्लिशमेंट ने इस पे जो इतना शदीद वायलेंट रद्द-ए-अमल किया है वो उन्होंने क्यों किया है, इससे उनका क्या पता चलता है? नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन इलेक्शन का 90 दिन के अंदर कराने का कहा है और उसके हवाले से 28 फरवरी का फ़ैसला दिया है, उन इलेक्शन का क्या होगा और आगे क्या हमें समझ आता है कि मुमकिन तौर पर ये जो 3 बड़े प्लेयर्स हैं जिनका हुकूमत पे कब्ज़ा है, पीपल्स पार्टी, PMLN और इस्टेब्लिशमेंट, ये करना क्या चाह रहे हैं? तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं वेरी क्विकली। इमरान खान ने जो रैली कॉल की थी, जिसने ज़मान पार्क से 1-1:30-2 बजे निकलना था और निकल के दाता दरबार नगरी पहुंचना था,
उसका मकसद अपनी इलेक्शन कैंपेन को पंजाब के अंदर किक स्टार्ट करना था। उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं कि इमरान खान ने 2 फेजेस में पॉलिटिकल स्ट्रगल की। पहला फेज़ उनका मार्च से 26 नवंबर तक आता है, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन की, कॉन्शियसनेस पैदा की, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका जो होल्ड था इक़्तिदार में, उनकी जो तमाम सियासी ताकत व क़ुव्वत थी, उसको उन्होंने ज़ायल कर दिया, न्यूट्रलाइज़ कर दिया। लेकिन 26 फरवरी को जब नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ़ को अपॉइंट किया, जिसके बारे में अब पाकिस्तान के सीनियर आर्मी अफसरान बरमला कहते हैं कि एक रिटायर्ड ऑफिसर को आर्मी चीफ़ उन्होंने लगा दिया, तो इमरान खान को एहसास हुआ कि बहुत सी चीज़ें जो जनरल बाजवा नहीं कर पाते बिकॉज वो अनपॉपुलर थे, अब एक नया आने वाला आर्मी चीफ़ जो नवाज़ शरीफ साहब ने लगाया है और अपनी मर्ज़ी का बंदा लगाया है देख के, वो उनके बिहाफ पे वो करेगा, क्योंकि उसको एक फ़्रेश गुडविल हासिल होगी। उसके ख़िलाफ़ बात करना जो है वो सियासी हलकों में, अवाम में, मीडिया के लिए मुश्किल होगा। एक आम डिज़ायर होगी कि भाई नया आर्मी चीफ़ आया है, उसको आप अपने आप को परफॉर्म करने का मौका दें। रियलाइजिंग दिस चैलेंज की सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है, इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि आप इस मौका ना दें PMLN, PDM और एस्टैब्लिशमेंट को अपने ख़िलाफ़ मूव करने का, बिकॉज़ ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया होगा कि अगर वो अगस्त या अक्टूबर 2023 तक बैठे रहेंगे इसी तरह से, तो ये जो सारा एक कॉन्ग्लोमरेट है PDM और एस्टैब्लिशमेंट का, ये स्टेप बाय स्टेप इमरान खान को, उनकी पार्टी को डीलेजिटिमाइज़ करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, कंटेन करने की कोशिश करेगा और इलेक्शन से पहले पहले बॉक्स करने की कोशिश करेगा। सो इमरान खान ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड किया कि जो कॉन्फ्लिक्ट अगस्त अक्टूबर में होना है उसको अपनी पिच पे आगे ले आएँ, एंड दैट इज़ द रैशनल बिहाइंड द डिसोल्यूशन। जो डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया पिंडी में 26 नवंबर में कि हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद एक बड़ी लंबी सियासी जद्दोजहद हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम 26 नवंबर टिल 28 फरवरी, जिसमें वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का मसला था। फिर वो असम्बलियाँ तहलील हो गई, जिसमें परवेज़ इलाही साहब के साथ उनको कन्विंस करना, लाहौर हाई कोर्ट की बैटल करना, मीडिया को समझाना, बहरहाल पार्टी के अंदर उसको कंट्रोल करना, नैरेटिव को शेप करना। और फिर जब वो असम्बलियाँ तहलील हो भी गई तो गवर्नर्स तारीख ना दें। फिर ज़ाहिर है कि अभी भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख नहीं दी, और कह रहे मैं अगले हफ्ते आऊँगा इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए। तो इमरान खान ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बैटल, सुप्रीम कोर्ट का मरहला और 3/2 का डिसीजन, जिसके नतीजे में 30 अप्रैल की तारीख प्रेसिडेंट ने दे दी। लेकिन प्रेसिडेंट की तारीख देने के बाद भी ये क्लियर हो गया कि PDM की जमातें इलेक्शन की तरफ बढ़ना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन जो है उसके स्केड्यूल पंजाब में इलेक्शंस का दे दिया है, जिसका मैं मज़ीद जिक्र करूँगा। तो इमरान खान को ये एहसास हुआ और उनको ये एडवाइस किया गया कि वो इलेक्शन जिसकी खातर आपने इतनी कुर्बानी दी है, इतना आपने रिस्क लिया है, लेवरेज किया है, अपनी पूरी सियासी सूरत हाल को जेपरडाइज़ किया है, अपनी जमी जमाई इंतहाई पॉपुलर हुकूमतें ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा की जो एक क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसको आपने तहलील किया है। तो अब आपको ये सिर्फ अदालतों से मज़ीद रिलीफ नहीं मिल सकती, ये वकला भी उनके करीब थे जो उनको कह रहे थे। तो आपको सियासी तौर पे हलचल मचाने की ज़रूरत है, आपको पंजाब के अंदर इलेक्शन के माहौल को बनाने की ज़रूरत है, ऑप्टिक्स जनरेट करने की ज़रूरत है, ताकि हुकूमत पे दबाव पड़े, अदालतों को नज़र आए, मीडिया को नज़र आए, आवाम की एक एक्सपेक्टेशन हो कि हम एक इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। ये जो रैली थी ये उस चीज़ को किक स्टार्ट करती थी। दूसरी तरफ आ जाएं कि दूसरी तरफ से इसको कैसे देखा गया। दूसरी तरफ से इसको बिल्कुल सही देखा गया कि अगर इमरान खान ये रैली कामयाबी से करते हैं, लाहौर में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आएंगे, दाता दरबार की तरफ जाएंगे, उसकी एक रिलीजियस आइकॉनिक हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है। तो इस सक्सेसफुल कामयाब रैली के बाद जहां लाहौर की पॉलिटिक्स में मज़ीद एक जोश व खरोश पैदा होगा, वहाँ इसी किस्म की जो रैलीज़ हैं तहरीक इंसाफ गुजरांवाला में करेगी, फैसलाबाद में करेगी, मुल्तान में करेगी, साहिवाल में करेगी, DG खान में करेगी, डिफरेंट जगहों पे करेगी, और पूरा एक इलेक्शन का माहौल बन जाएगा, एक ऐसा कैंपेन का माहौल जिसे इमरान खान खुद लीड करते नज़र आएंगे। तो जो काउंटर अटैक और काउंटर स्ट्रेटजी है कि आपने ये रैली नहीं होने दी, और आप देखें कि पहले दफ़ा 144 लगाई गई जिसका कोई जवाज़, कोई सेंस नहीं थी, मच्छर मक्खियाँ, लड़कियाँ, शर्म दुपट्टे, औरत मार्च, फलां बकवास, ये बकवास। दफ़ा 144 लगाई गई, एक तरफ से इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने भी उसका स्केड्यूल दे दिया है, और जो सबसे मेन कंटेंडर पार्टी है जो इन इलेक्शन के लिए गन कर रही है, उसके ऊपर आप दफ़ा 144 लगाते हैं और उसकी रैली बैन कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो फायर पावर डिस्प्ले की गई है, जो एनर्जी और फिरोसिटी यहाँ पे शो की गई है, उससे क्लियरली आपको
PMLN की और इस्टेब्लिशमेंट की जो आगे की इंटेंशंस है वो क्लियरली नज़र आती हैं। एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, हमने ये इलेक्शन नहीं होने देने। इस्टेब्लिशमेंट ने और PMLN का ये अटल फैसला हो चुका है कि हमने ये इलेक्शन नहीं होने देने, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। ये वो सूरत हाल है जिसकी तरफ मैंने पिछले कई वीलॉग्स में बतदरीज इसका मैंने बारहा जिक्र किया कि कोई मूड, कोई इंटेंशन, कोई ऐसी इनके इंटरेस्ट ऐसे नहीं है कि इलेक्शन होने दें। और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो एक कार्टून की तरह चल रहे हैं, स्लो मोशन कार्टून, स्लॉथमेयर या फ्लैश स्लॉथमोर की तरह, जो मैंने कहा था। तो जो अब ये कह रहे हैं कि मेरी इलेक्शन कमीशन से तो मुलाकात हो गई है, ख़त तो मैंने खोल लिया है, इलेक्शन कमीशन से तो मेरी मुलाकात हो गई है, अब वो खच्चर के ऊपर बैठ के अगले हफ्ते उन्होंने इस्लामाबाद आना है, हालांकि अभी वेडनेसडे का दिन है, लेकिन अगले हफ्ते वो किसी खच्चर या टटू पे बैठ के पेशावर से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों से ये क्लियर तो हो ही रहा था कि PMLN इलेक्शन रोकने की हर तरह से कोशिश करेगी, उसको समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कैसे रोकना है। लेकिन इस रैली के शुरू होने से पहले जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है, मिलिट्री स्टाइल की, ये भी नोट कीजिए कि अभी रैली का आगाज़ ज़मान पाक से हुआ नहीं था। अभी तो लोग 12, साढ़े 12, 1 बजे लाहौर में खुरामा चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहे थे ज़मान पाक में, जहां से एक रैली का आगाज़ होना था। जब पंजाब पुलिस के हज़ारों लोगों को, जिनकी मदद करने के लिए और भी दस्ते मौजूद थे, और सैकड़ों गाड़ियाँ, माल रोड बंद, सब कुछ बंद, तो एक फैशिज्म का अटैक, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई, मिलिट्री स्टाइल की थिंकिंग की कि भाई लोगों को इकट्ठे होने ही नहीं देना, जिसकी तमाम डिटेल से अब ट्विटर भरा पड़ा है। तो फैसला ये हो चुका है कि हमने किसी भी सूरत पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होने देना। यहाँ तक तो बात क्लियर हो जाती। अब आगे इससे क्या क्या चीज़ें हमारी जो है वो क्लियर हो जाती हैं कि आगे इसका क्या होगा। इमरान खान की रैली का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, PMLN एस्टैब्लिशमेंट की जो लॉजिकल थिंकिंग है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। इससे 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। एक चीज़ जिसके बारे में मैं खासा कंफ्यूज रहा, और कंफ्यूज सिर्फ इसलिए रहा कि बहुत से लोग जो लोगों को आके ब्रीफ करते हैं वो झूठ बोलते हैं और डिसइंफॉर्मेशन प्लांट करते हैं, और वो डिसइंफॉर्मेशन हमारे कानों तक भी पहुंचती है। उस डिसइंफॉर्मेशन का मकसद बारहा ये बताना होता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान और जर्नल जो हैं ऊपर टॉप पे बैठे हुए, वो बहरहाल पाकिस्तान के बारे में नेक नीयतें रखते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी का सोचते हैं। हर दफ़ा के वाक़यात ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी एक बहुत रिस्पेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसके ऊपर टॉप के बैठे हुए जर्नल जो हैं उनकी नीयतें ना आर्मी के लिए सच्ची होती हैं, ना पाकिस्तान के लिए सच्ची होती हैं। तो ब्रीफिंग पॉइंट्स इस तरह के दिए जाते हैं, और ये बेतहाशा हमारे जो मिड रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर्स, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है इस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन, झूठ को फैलाने के लिए। अब ये कह दो, अब ये कह दो, अब ये कह दो। तो उसमें से जो झूठ मुसलसल फैलाया गया वो ये था कि हमने ये फ़ैसला किया है कि हम ख़ुद तो स्टेप इन करके PDM की जमातों को समझा नहीं सकते, इसलिए हम चाहेंगे कि अदालतों को लीड दी जाए, अदालतों को मौका मिले, और अदालतें जो हैं इस बिखरी हुई स्कैटर्ड पॉलिटिक्स को ठीक कर लें। फिर ये कि जनरल अमजद शुएब साहब को हमने तो खुदारा नहीं उठाया, ये तो राना सनाउल्लाह बड़ा क्रिमिनल है, बड़ा ईवल है, ये राना सनाउल्लाह ने उठाया है। ये फ़लाँ अरशद शरीफ का कत्ल मरियम और राना सनाउल्लाह ने किया है। ये इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, ये भी मरियम ने और राना सनाउल्लाह ने और कुछ और लोगों को मिलकर किया है, हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं। तो इस किस्म के जो डिसइंफॉर्मेशन के लूप्स हैं, चूँकि वो सैकड़ों की तादाद में फैलाए जाते हैं, तो हम भी, और फिर हम खुद भी अंदर से, यकीन मानिए दिल में हम यही बिलीव करते हैं कि हमारी अल्टीमेटली हम एक कौम है और ये लोग हमारे बारे में, अपने बारे में अच्छा ही सोचते होंगे। लेकिन हर इवेंट ये शो करता है कि ये अच्छी नीयत के, अच्छी सोच की कैपेसिटी नहीं रखते। बिल्कुल इसको इस तरह से कर लें कि ये कैपेसिटी अल्लाह ताला ने इनको दी ही नहीं है। इनका इंटरेस्ट इतना सेल्फ सेंटर्ड है, या इनका इंटरेस्ट बैरूनी ताकतों से इतनी बुरी तरह से नथी है कि ये पाकिस्तान के बारे में कभी कोई पॉजिटिव सोच ये लोग रख ही नहीं सकते। और ये होते हमेशा चंद दर्जन या चंद लोग हैं। इसका कौमी इदारों के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसको आप कहते हैं दी पेनिट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में, खा वो पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, अफवाज पाकिस्तान हो, कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं होते हैं। और जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ये एंट्रेंच वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो सियासत के अंदर भी हैं, इदारों के अंदर भी हैं, जो मिल के अपना काम यहाँ पे कर रहे हैं। बहरहाल, सॉरी फॉर दिस डाइग्रेशन, कमिंग बैक टू दिस, के अब जो चीज़ हमें क्लियर हो जाती है इतनी लंबी तहमीद के बाद कि सुप्रीम कोर्ट का जो 28 फरवरी का डिसीजन है, उसे पाकिस्तान के इदारों की तायीद हासिल नहीं है। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
जस्टिस उमर अता बंदियाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आप में से 80-85% लोग इस पॉइंट को नहीं समझ सके। मैं कई महीनों से ये पॉइंट कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा मैं देखता हूँ कि सिनिकल नेगेटिव कमेंट्स होते हैं बिकॉज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपना ज़ाती इन्फ्लुएंस यूज़ करके इमरान रियाज को लाहौर हाई कोर्ट से निकाला था। ये बंदा विटनेस है, बिकॉज आई वॉज मेडिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द मीडिया। मैंने खुल के कभी आपको नहीं कहा, और उस शख्स की नेचर का और उसकी नोबिलिटी का मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया जब मैंने उनके साथ वो सारी कॉन्वर्जेसन उस वक्त कैरी ऑन की थी किसी तरह से, और मुझे एहसास हुआ कि वो इस पूरी सूरत हाल से कितने डिस्टर्ब हैं। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हर किस्म का नंगा गंदा घटिया अटैक जो है किया गया। और आप लोग उठ के कहते हैं कि जज जो हैं बड़े ऐसे हैं, जज बड़े इस किस्म के। भाई जज क्या करेंगे इस मुर्दार जगह के अंदर? यहाँ जज क्या कर सकते हैं? जज मतलब कोर्ट्स की अपनी बड़ी लिमिटेशंस हैं इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर। बहरहाल 28 फरवरी का जो डिसीजन है वो बहुत ही बहादुरी से, अडोसिटी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस ने किया है, विदाउट एनी ब्लेसिंग ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट। और अब जो आपने लाहौर में नज़ारा देखा है, ये इस्टेब्लिशमेंट का आपने सुप्रीम कोर्ट का समझें जो डिसीजन है उसके जवाब में आपने ये फ्यूरियस रद्द-ए-अमल और रिएक्शन देखा है ताकत का, कि हम आपको बताते हैं कि ताकत जो है वो क्या चीज़ होती है, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोगों के सर फटे हैं और ये सारी वायलेंस करके दिखाई गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसीजन कर दिया है जिसका अपना एक मोमेंटम है, और डिसीजन ये है कि हमने इधर से फैसला ये है कि हमने इलेक्शन होने नहीं देने, और ये है कि हमने इलेक्शन, और हमने किसी तरह से इमरान खान को, अगर हमें इलेक्शन करवाने पड़ जाए तो उससे पहले हमें इमरान खान का कोई हल निकालना है, उसका हमें कोई सोल्यूशन ढूंढना है। जिसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर कुछ ना हो और अक्टूबर वगैरह में कहीं जनरल इलेक्शन हो, तो वो हम पीटीआई माइनस इमरान खान को किसी तरह से एक लूली लंगड़ी टेम्ड म्यूटेड कंट्रोल्ड पीटीआई को अगर पावर में हम ले आएँ या लाने दें, एंड दिस इज़ नॉट द विजन ऑफ पीएमएलएन और द पीपीपी, वो ज़ाहिर नहीं चाहेंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की एक स्ट्रीक ऑफ थॉट आपको नज़र आ रही है कि हम माइनस इमरान खान किसी पीटीआई के लीडर जो है उसको पावर में ला सकते हैं, जो ऑफ कोर्स लूला लंगड़ा होगा और हमारे ही इशारों पे 24 घंटे नाचेगा। ये एक स्ट्रीक आपको एनालिटिकली स्पीकिंग वहाँ से नज़र आ रही है। अब इलेक्शन नहीं करवाने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, प्रेसिडेंट ने तारीख दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल दे दिया है। अब इलेक्शन नहीं करवाने तो ये कैसे होगा? ये एक ज़ाहिर बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज के रास्ते में एक रुकावट तो इमरान खान है, लेकिन इमरान खान इज़ नॉट दी ओनली रुकावट एंड ऑब्स्टिकल। इसके रास्ते में एक रुकावट यह है कि पाकिस्तान जैसा कैसा भी सच्चा झूठा जाली लूला लंगड़ा है तो कहने में एक डेमोक्रेसी, और इस लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी में एक आइन भी है, इस लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी में एक सुप्रीम कोर्ट भी बैठी है, और इसमें अभी एक प्रेसिडेंट भी बैठा है जो दूसरी पार्टी का। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं इन्हें कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर मसलसल काम हो रहा है, मसलसल इसके ऊपर थिंकिंग हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने जो खच्चर या टटू के ऊपर पेशावर से आना है और जो उनको ख़त खोलते हुए 7 दिन लगे हैं इलेक्शन कमीशन का, वो बेसिकली उसी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसके ज़रिए टाइम बाइंग करके सोचा जा रहा है कि हमने इसका क्या हल निकालना है। ये पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जो है, अच्छा जो 3-4 किस्म के एक्सक्यूज़ दिए जा रहे हैं उसमें एक तो ये है कि सेंसस जो है ये कैसे हो सकता है कि इन 2 सूबों के अंदर डिजिटल सेंसस नहीं हुआ, इन पे पुराने सेंसस में हो जाए, बाकी सेंसस होना है, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ के ऊपर बहुत बड़ा डाका होगा ये। दूसरा ये है कि ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ख़र्चा कैसे हो सकता है। तीसरा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। चौथा भी है तो और भी बहुत से एक्सक्यूज़ कि वो एक तो यही एक्सक्यूज़ है कि इमरान खान है ही बंदा बड़ा ख़राब है, इमरान खान चोर है, डाकू है, कातिल है, पीटीआई वगैरह सब कुछ है। लेकिन एक और भी एक्सक्यूज़ है, वो जो एक्सक्यूज़ है वो आज एक बार फिर पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर जनाब अता तारड़ साहब जो हैं, अज़ीम तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सॉरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब इस आर्गूमेंट को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लीड करते नज़र आए, जिसको कि डॉन और बाकी अखबारों ने बहुत वाज़े तौर पे एक सुर्खी हेडलाइन में दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी 2 अभी हुकूमतें केयर टेकर बैठी हैं, और अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं, अगर हम इन इलेक्शन को होने दें, उन्होंने कहा कि नहीं होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है, तो उसके नतीजे में ये होगा कि जब अक्टूबर में या अक्टूबर के बाद नेशनल इलेक्शन होंगे फेडरल गवर्नमेंट के, तो उस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स नहीं बनेगी, वहाँ पर
कोई गवर्नमेंट्स बैठी होंगी और ये तो बड़ा गलत हो जाएगा और आइन के हिसाब से उसकी बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। अब इस आर्गूमेंट को उनके जहन में रखिए, उन्होंने कहा जी केयर टेकर के बगैर देखिए किस तरह से केयर टेकर होगी, एक गैर जानबदाराना हुकूमत को मौजूद होना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन कहता है, वरना तो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी तो जानबदार हुकूमत होगी। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान में इलेक्शन बहुत बेहतर होते हैं पाकिस्तान से, वहाँ कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती। बहरहाल दूसरी चीज़ देखें, अब से कोई 8-9 बजे का जो प्रोग्राम था पाकिस्तान में रात का ARY न्यूज़ का, उसमें काशिफ अब्बासी साहब ने बुलाया आमिर मीर साहब। आमिर मीर साहब एक बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर साहब के भाई हैं, अच्छे आदमी हैं, GNN न्यूज़ के CEO होते थे, मैं जब GNN में काम करता था। ही इज़ अ गुड मैन और सेंटर लेफ़्ट ऑफ द सेंटर उनकी थिंकिंग है, और जो थोड़ी बहुत उनके दोस्तों को उनकी थिंकिंग पता है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम सियासी और एग्जिस्टेंशियल जो मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करतूत और हरकतें। लेकिन आज बड़ा दुख और अफसोस हुआ जब मैंने उनको पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर बैठा देखा। या तो वो होते प्रो इस्टेब्लिशमेंट, वो हैं नहीं प्रो इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो बैठे इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट की बनाए हुए पूरे ढांचे के अंदर वो वज़ीर इत्तलात हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उससे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक बैकग्राउंड है। जो चीज़ ज़्यादा मज़े की थी वो ये थी कि, और जिसका ताल्लुक आज़म नज़ीर तारड़ साहब की केयर टेकर गवर्नमेंट की जो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है केयर टेकर गवर्नमेंट की, गैर जानिबदाराना हुकूमत की, उसके साथ आमिर मीर साहब की डिस्कशन का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप में से जिन लोगों ने काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम देखा हो, तो आमिर मीर साहब ने मसलसल ये कहा कि हमें ये दफ़ा 144 इसलिए लगानी पड़ी है, ये मारपीट इसलिए करनी पड़ी है कि इमरान खान इस किस्म का आदमी है, इमरान खान की टांग टूटी भी थी, उसको प्लस्तर लगा हुआ था, वो अदालतों में नहीं जा रहा, वो यहाँ रैली निकाल रहा है, हम क्या करें, वगैरह 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 सो। तो काशिफ अब्बासी जो हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की, जितने 5-10 मिनट की बात हो रही थी, बार बार उन्होंने आमिर मीर साहब को ये बावर करवाने की कोशिश की कि मीर साहब आप सपोजिटली एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर उसके मिनिस्टर हैं, उसके कैबिनेट मेंबर हैं, ये आपका काम नहीं है इमरान खान के ख़िलाफ़ पोजीशन लेना। लेकिन आमिर मीर साहब इस फ़र्क को समझ ही नहीं सके, वो मसलसल एक एंटी इमरान टायरेट के ऊपर चलते रहे। सो दिस मैंने एग्जांपल आपको सिर्फ इसलिए दिया है कि एक तरफ आज़म नज़ीर तारड़ साहब इलेक्शन को डिले करने की वजह ये बता रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपने पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट का जलवा देखा जिसने सैकड़ों लोगों को लहू लहान कर दिया, एक मासूम को कत्ल कर दिया। बिल्कुल कत्ल है ये, क्लियरली ये भी क्लियर नहीं है कि वो आंसू गैस के शेल लगने से उसकी हलाकत हुई है बिलाल अली की, या उसकी हलाकत पुलिस की कस्टडी में हुई है, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग वीडियोस दिखा के क्लेम कर रहे हैं। उसके ऊपर फाइनल जजमेंट करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस। लेकिन जो वायलेंस और फैशिज्म इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने अनलीश की, जिस तरह से केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, ये किसी पासे से केयर टेकर नहीं लगती। तो आर्गूमेंट ये दिया जा रहा है कि केयर टेकर गवर्नमेंट होंगी तो हम इलेक्शन करवा सकते हैं। सो मच फॉर दी टेक्निकल आर्गूमेंट्स। अब इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मसला है क्या। मैंने आपको बताया कि मसला कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मसला सुप्रीम कोर्ट भी है, मसला वो प्रेसिडेंट भी है जो बैठा हुआ है पार्टी का, जो रिटायर नहीं हो रहा। लेकिन एक और भी यहाँ पे मसला है PMLN एस्टैब्लिशमेंट और PPP के सामने, वो ये कि तीनों के अपने डाइवर्जेंट इंटरेस्ट हैं। PMLN को ये लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लेके आए हैं, और ये आर्मी चीफ़ सारी मेहनत करके, सारी गालियाँ खा के और ये अपनी सारी रेपुटेशन ख़राब करके इन दी एंड ताकत हमारे हवाले ट्रांसफ़र करेगा, जिसमें नवाज़ शरीफ की पार्टी को पावर मिलेगी, मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगी एंड सो ऑन। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ऑफ कोर्स अपने इंटरेस्ट हैं कि बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए या हमें सिंध बड़ी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट वैसे इतने हमें क्लियरली वेल डिफाइंड नहीं है कि सेंट्रल में उनके क्या इंटरेस्ट होंगे, क्या वो PMLN के पीछे खड़े होने को तैयार हो जाएंगे, या इसे कहते हैं उनके इससे ज़्यादा बड़े इंटरेस्ट हैं, वो चाहेंगे कि इसी दफ़ा बिलावल को मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों के अगर आप इंटरेस्ट को देखें तो तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट में जो जनरल्स बैठे हैं और जो जनरल आसिम मुनीर हैं, वो ये गालियाँ जो इस वक्त आवाम की तो शुरू हो गई हैं, तो ये सारी गालियाँ खा के और सारी तनकीद बर्दाश्त उन्होंने इसलिए करनी है कि उन्होंने PMLN को पावर में फैसिलिटेट करना। ऐसा होता नहीं है, हिस्ट्री का लेसन ये है कि ऐसा होता नहीं है। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, दैट डजंट मेक सेंस। कुछ भी रखा हो नवाज़ शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर को डराने धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे जनरल आसिम मुनीर और उनके साथ जनरल जो हैं वो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। लेकिन उनके रास्ते में एक और बहुत बड़ी रुकावट है। वेयर एज़ ये लोग बिलीव करते हैं कि जब जनरल साहब तशरीफ़ लाए विल्टन पार्क में, 5 दिन ज़ाहिर पाकिस्तान आर्मी का चीफ विल्टन पार्क में नहीं गुजारता, तो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी मुलाकात की, और उसके बाद आर्मी ही के सोर्सेज ये बिलीव करते हैं कि जनरल साहब ने ट्रैवल किया 1 दिन के लिए और वो फ्लोरिडा आए, फ्लोरिडा टैंपा जो सेंटकॉम में का हेडक्वार्टर है सेंट्रल कमांड का, वहाँ उन्होंने की मुलाकातें की, और यूँ पाकिस्तान के अंदर जो भी पॉलिटिकल एक्शंस वो कर रहे हैं उसके लिए उनको आशीर्वाद मिली। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए पाकिस्तान में एक ओवर्ट मार्शल लॉ को डिफेंड करना
जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ये खासा मुश्किल काम होगा ये रैशनल बनाना कि पाकिस्तान में फ़ौज को मार्शल लॉ लगाना पड़ गया है बिकॉज ऑफ सच एंड सच रीजंस। उसका कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अपने मीडिया, अपनी सिविल सोसाइटी, अपने कांग्रेस, अपने सेनेट के सामने डिफेंड कर सके। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये कि 20वीं सदी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दर्जनों मार्शल लॉ लगे हैं लातीनी अमेरिका के अंदर, फॉर ईस्ट के अंदर जहाँ इंडोनेशिया है वहाँ पे, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे, बर्मा शर्मा। और ये जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं ये सारे के सारे अमेरिकन सपोर्टेड थे। ये कोई भी रशियन सपोर्टेड नहीं था, वो अंदर ही आ जाते थे अपने टैंक लेके। ये सारे अमेरिकन सपोर्टेड थे। ये जितने मार्शल लॉ लातीनी अमेरिका में सबसे ज़्यादा मार्शल लॉ लगे हैं, और ये हमेशा एंटी अमेरिकन पॉलिटिकल और प्रो रशियन या प्रो सोवियत या मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट या लेफ्टिस्ट या सोशलिस्ट जो पॉलिटिकल पॉपुलर पार्टीज़ होती थी जैसे चिले में अलेंडे, उनका रास्ता रोकने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल किया जाता था और मार्शल लगाए जाते थे। जब 1989-90 के बाद सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया और जो रेड कम्युनिज्म की या सोवियत यूनियन की थ्रेट की परसेप्शन अमेरिकन माइंड से ख़त्म हो गई, तो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के हवाले से मार्शल लॉ कैसी फजूल और चीज़ जिसका बहुत प्रेशर पड़ता था, गंदी चीज़ थी जिसको अमेरिका के अंदर डिफेंड करना पड़ता था, उसके ख़िलाफ़ लिटरेचर डेवलप किया गया और मार्शल लॉ ऑब्सोलीट हो गए। उसके बाद सिर्फ दुनिया के 2-3 ही बदनसीब मुल्क हैं, पाकिस्तान, बर्मा और मेरा ख्याल है ये सोमालिया वगैरह, ये नीचे जहाँ मार्शल लॉ लगते हैं, बहुत ही गले सड़े किस्म के मुल्क हैं। अब इस वक्त मार्शल लॉ आउट ऑफ फैशन है, और जब कहीं मार्शल लॉ लगता है तो उसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं, उस मार्शल लॉ की ज़रूरतें होती हैं। एक है कि उसको किसी ने फाइनेंशियल पाइपलाइन देनी होती है, उसको पैसे देने होते हैं, क्योंकि मार्शल लॉ को सपोर्ट करना पड़ता है फाइनेंशियली। तो ज़ाहिर है वो अमेरिका ही सपोर्ट कर सकता है, मार्शल लॉ को और किसने करना है। दूसरी बात यह है कि मार्शल लॉ को लेजिटिमेसी चाहिए। उसको कभी यूरोपियन यूनियन में, कभी अखबारों के दफ्तर के सामने, कभी कांग्रेस में, कभी सेनेट में, कभी इधर कभी उधर उसको डिफेंड भी करना पड़ता है। सो उसको पैसे चाहिए, उसको लेजिटिमेसी चाहिए। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एक ओवर्ट खुल्लम खुल्ला किस्म के मार्शल लॉ को डिफेंड करने के लिए, ये सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे मारपीट की पूरी इजाज़त है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इतनी बर्बरियत हुई है और इसके ऊपर आपको मगरबी ज़राए अबलाग का बड़ा थोड़ा सा नन्ना मुन्ना सा ही रिएक्शन नज़र आएगा, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी इसका अच्छी तरह से पता है। तो फिर आगे क्या होगा? ये सारे डिफरेंट किस्म के सर्कमस्टांसेस हैं। इलेक्शन नहीं करवाने हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा एक केस बनाना है। आज का दिन जो अब शुरू हो रहा है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया है वजारत ख़जाना को, वजारत दाखिला को। ये दोनों वहाँ आके दुहाई देंगे। ख़जाना वाले कहेंगे कि हमारे पास पैसे कोई नहीं है, दाखिला वाले कहेंगे कि मुल्क के हालात इस किस्म के नहीं हैं। तो एक नया केस बनाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को स्प्लिट करने और डिवाइड करने की कोशिशें भी हो रही हैं। जो 4 या 5 सीनियर मोस्ट जज साहिबान हैं उनमें से एक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस जो है वो लाने की कोशिशें हो रही हैं। तो यहाँ पर पहली कोशिश ये होगी अगले आने वाले चंद दिनों में कि सुप्रीम कोर्ट को फ्राइटन किया जाए, ब्रोबीट किया जाए, या सुप्रीम कोर्ट का कोई लार्जर बेंच बनाया जाए या एक फुल बेंच बनवाया जाए, और ये जो इलेक्शन का डिसीजन है 28 फरवरी का, इसको अंडू करवाया जाए और उनको कहा जाए कि हालात इस किस्म के नहीं हैं। और ये जो ट्रेलर चलाया है लाहौर में, ये सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये एक तरह से एक ट्रेलर भी उसका चला दिया गया। ये वो बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की जो भी सियासी जमातें जनवन हैं, PTI हो या कोई और ग्रुप हो या जमात इस्लामी हो, उनको इंटेलिजेंसिया और मीडिया को वो हल ढूंढना है कि पाकिस्तान में कैसे कानून की बालादस्ती होगी, पाकिस्तान में कैसे डेमोक्रेसी होगी, इलेक्शन जिसका हिस्सा है। और सबसे बढ़ के पाकिस्तान आर्मी, जो पाकिस्तान का रिस्पेक्टेड नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको इन सारे जो पेनिट्रेटेड सेल्फिश इंटरेस्ट हैं, जो इंटरनल भी हैं, नेशनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं, इनसे कैसे पाकिस्तान आर्मी को बचाना है। अगर ये इंटरेस्ट इसी तरह से पाकिस्तान आर्मी को हाईजैक करके इस्तेमाल करते रहेंगे जैसा कि हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 11 महीने से, तो पाकिस्तान आर्मी वो नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं रहेगा जिस पे हम लोग हमेशा से फ़ख्र करते रहे हैं और आज भी फ़ख्र करते हैं। ये मसला आर्मी का नहीं है, यह मसला ऑफिसर्स का भी नहीं है, ये एक मिस डायरेक्टेड डिबेट हो रही है जो सारे इल्ज़ाम, ये मसला हाईजैकिंग का है, ये मसला कंट्रोल का है। जनरल बाजवा ने सरेंडर किया है टू इंटरनेशनल इंटरेस्ट, तो जनरल बाजवा ने पाकिस्तान आर्मी को हाईजैक करा के एक्सटर्नल इंटरेस्ट के हवाले कर दिया है। ये वो सूरत हाल है जिसको हम देख रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं इस वक्त क्या कहूँ, फिर मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता ही बात हो सकती है इस पर। थैंक यू।